क्या बिना शादी के एक लड़का और लड़की साथ में रह सकते हैं? क्या लिव इन रिलेशनशिप को भारत में कानूनी सुरक्षा यानी मान्यता मिली हुई है? अगर पार्टनर छोड़कर चला जाए तो क्या महिला को कोई अधिकार मिलेगा? आज हम लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक भारत में कानूनी, सामाजिक और नैतिक रूप से काफी डिस्प्यूटेड यानी कंट्रोवर्शियल रहा है। मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप का कानूनी मतलब और इसकी कंडीशन, इसकी स्थिति, भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, लिव इन में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज में अंतर और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मिथ और मिसकंसेप्शंस। अगर आप या आपके कोई जानने वाले लिव इन रिलेशनशिप में हैं या भविष्य में ऐसा सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जरूर देखें। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति क्या है? क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है? लिव इन रिलेशनशिप भारत में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कुछ लोग इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मैरिज इंस्टीट्यूशन यानी शादी की संस्था के खिलाफ मानते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या लिव इन रिलेशनशिप भारत में पूरी तरीके से लीगल है? क्या इसमें रहने वाले कपल्स को मैरिज जैसी लीगल सिक्योरिटी मिली हुई है? कौन कौन से लॉ इसे गवर्न करते हैं? इसका जवाब दोस्तों हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, BNS भारतीय न्याय संहिता और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में खोजना होगा और उसके आधार पर समझना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह आर्टिकल हर सिटीजन को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपने लाइफ जीने का अधिकार है जब तक वो कानून के खिलाफ ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है, अगर दो वयस्क, दो एडल्ट म्यूचुअल कंसेंट के साथ साथ में रहते हैं तो ये पूरी तरीके से लीगल है। इस बात को नोट कर लीजिए। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस करना चाहूंगा। खुशबू वर्सेस कन्हैया लाल, ये 2010 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिव इन रिलेशनशिप ना तो क्राइम है और ना ही इमोरल है, यानी कि जो सोसाइटी का जो टैबू है बना के रखता है वो भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कोई रिलेशनशिप ट्रेडिशनल मैरिज के दायरे में नहीं आ रहा है तो उसे इलीगल नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर मैरिज नहीं भी करके दो एडल्ट म्यूचुअल कंसेंट के साथ साथ में रह रहे हैं तो वो ना इलीगल है और ना ही इमोरल है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो एडल्ट को अपनी मर्जी के साथ रहने का अधिकार है और इसमें किसी को कोई दखल देने का हक नहीं है। अगर फैमिली या सोसाइटी भी इस पे ऑब्जेक्शन करता है तो भी ये साथ में रहना लीगल है दोस्तों। इसका मतलब लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरीके से लीगल है जब तक दोनों पार्टनर एडल्ट हैं और म्यूचुअल कंसेंट के साथ रह रहे हैं। पुलिस या सोसाइटी इसमें बेवजह दखल नहीं दे सकते हैं। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पीनल कोड होता था, इसका लिव इन रिलेशनशिप के साथ क्या रिलेशन है? पहले लिव इन रिलेशनशिप को अडल्ट्री से जोड़ा जाता था। दोस्तों याद रखिए, सेक्शन 497 ऑफ IPC एडल्ट्री की बात करता था, लेकिन सेक्शन 497 एडल्ट्री अब BNS से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि सेक्शन 497 एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको IPC से हटाया जाना चाहिए। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस सेक्शन को हटा दिया गया। अब हम समझते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है? क्या शादीशुदा व्यक्ति किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? अभी हम बात कर रहे थे अनमैरिड की, अब हम बात करते हैं अगर एक या दोनों पार्टनर में दोनों ही मैरिड हैं या कोई एक मैरिड है तो क्या वो साथ में रह सकते हैं? क्या ये इलीगल है? क्या कोर्ट इसे मान्यता रिकॉग्निशन देता है? तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के चश्मे से देखेंगे दोस्तों। तो पहला सवाल है, क्या शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरीके से लीगल है, चाहे उसमें शामिल कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, शादीशुदा ही क्यों ना हो। कोर्ट ने साफ साफ कहा लिव इन रिलेशनशिप का सोशल मॉरल इंपैक्ट चाहे कुछ भी हो,
लेकिन कोर्ट का पहला दायित्व लिव इन कपल्स को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में मैरिड है तो सोसाइटी, पुलिस आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ ऑटोनॉमी यानी अपने निर्णय को लेने का अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है, जब तक आप किसी भी रिटेन कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब समझिए, चाहे यह रिश्ता, ये रिलेशन एडल्ट्री के दायरे में भी आ जाए, पर लिव इन रिलेशनशिप को कोई भी नहीं रोक सकता है, कोर्ट प्रोटेक्शन देने से मना नहीं कर सकता है। पर जैसा मैंने कहा, ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हो सकता है, पर आपको साथ साथ रहने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो अगर शादीशुदा व्यक्ति किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो ये कानूनी रूप से मुमकिन है। दोस्तों, एक सवाल कई बार आता है, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद महिला रेप का आरोप लगा सकती है? इसको दोस्तों समझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एस राजादुराई वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में कहा, लिव इन रिलेशनशिप दो एडल्ट का आपसी फैसला है और ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है, ये क्राइम नहीं है। अगर महिला जानबूझकर लिव इन रिलेशनशिप में आती है और बाद में वो शादी के वादे को ना पूरा करने पर रेप का केस लगाती है तो ये केस नहीं बनेगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप आपकी सहमति से हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लिव इन रिलेशनशिप के बाद अगर शादी नहीं होती है तो महिला इसको आधार बनाकर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं कर सकती है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह माना जाता है, यानी मैरिज लाइक अरेंजमेंट, इसलिए शादी का वादा तोड़ने का मामला ही नहीं बनता। जो सेक्शन 376 आईपीसी में आता है वो मामला ही नहीं बनता है। दोस्तों, अब अगली बात आती है दोस्तों, क्या कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को मॉरलिटी के आधार पर जज कर सकते हैं? हाई कोर्ट ने यह भी कहा, लिव इन रिलेशनशिप कानूनन अपराध नहीं है, भले ही समाज मॉरलिटी का कितना भी झंडा लेके चले। कोर्ट को अपनी मॉरलिटी भी थोपने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने एक तरीके से वार्निंग दी है, यह समझाने की कोशिश करी है साथ के कोर्टों को, आप मॉरल जजमेंट किसी पे मत थोपें, आपको सिर्फ लॉ को समझना है। तो लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक रूप से विवादित हो सकता है, लेकिन कोर्ट इसे इलीगल नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नैतिकता, मॉरलिटी और लीगलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। मॉरली ये गलत हो सकता है, पर लीगली ये गलत नहीं है, ये सही है। क्या शादीशुदा व्यक्ति को भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए प्रोटेक्शन मिल सकता है? तो कोर्ट ने कहा, लिव इन कपल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कोर्ट बाध्य है। अगर कोई लिव इन कपल सोसाइटी या फैमिली से कोई भी खतरा यानी डेंजर महसूस करता है तो वो कोर्ट में प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यशपाल केस में कहा, लिव इन रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देना कानून का कर्तव्य यानी ड्यूटी है। इसका मतलब लिव इन रिलेशनशिप भले ही शादीशुदा व्यक्ति के साथ हो, कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता है। जैसा कि दोस्तों हमने चर्चा की, एडल्ट्री अब अपराध नहीं है, इसलिए शादीशुदा व्यक्ति भी लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप और महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में। अब तक हमने ये समझा लिव इन रिलेशनशिप भारत में अपराध नहीं है, लेकिन ये सवाल उठता है, क्या इसमें रहने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिली हुई है? अगर पार्टनर अचानक से छोड़कर चला जाए या वायलेंस, उनके साथ किसी तरीके की हिंसा होती है या महिला को मेंटेनेंस की जरूरत होती है या किसी तरीके का प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो क्या वो कानून की सहायता ले सकती हैं? चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए अब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस राइट्स और अन्य कानूनी बातों को समझेंगे। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को कानून ये सुरक्षा देता है? हाँ, कुछ स्थितियों में। अगर लिव इन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज यानी मैरिज जैसा माना जाता है तो महिला को कानूनी अधिकार मिलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डीवी एक्ट के तहत महिलाओं को प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस मिल सकता है। लेकिन दोस्तों समझ जाइए, हर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं। अगर ये रिलेशनशिप कैजुअल है या प्योरली सेक्सुअल अरेंजमेंट है तो महिला को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से कानून लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं को सुरक्षा देते हैं। तो जैसा कि हमने डीवी एक्ट में बात करा है, डीवी एक्ट में सेक्शन 2F लिव इन रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज करता है। वो कहता है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इन द नेचर ऑफ मैरिज, वो मैरिज की बात नहीं कर रहा, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ की तरह एक रिश्ता है तो महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सुरक्षा मिलेगी। यानी अगर पति पत्नी जैसी स्थिति है, एक लंबी अवधि तक साथ रह रहे हैं
और समाज उन्हें एक जोड़े की तरह देखता है तो महिला को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल कर सकती है। अब हम समझते हैं डीवी एक्ट में सेक्शन 12 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स देता है। अगर महिला को पार्टनर से हिंसा, डोमेस्टिक एब्यूज का खतरा होता है तो वह कोर्ट में एप्लीकेशन देकर प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। सेक्शन 20 ऑफ डीवी एक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन की बात करता है, यानी पार्टनर महिला को छोड़कर चला जाए और वो आर्थिक रूप से उस पर निर्भर है तो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 125 सीआरपीसी का भी जिक्र किया जा सकता है। अब हम अगला जिक्र करते हैं सेक्शन 22 कंपनसेशन फॉर हरासमेंट। अगर महिला के साथ मेंटल और फिजिकल हरासमेंट होता है तो कोर्ट कंपनसेशन दे सकता है। तो दोस्तों, डीवी एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के लिए काफी सारे अधिकारों का जिक्र है, काफी सारे अधिकार हैं उसके पास। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता रहता है, महिला पार्टनर पर आर्थिक रूप से निर्भर है तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीआरपीसी का सेक्शन 125 और जो अब बीएनएस का सेक्शन 144 हो गया है, उसके तहत कोर्ट डिफेक्टो वाइफ मांगता है। डी ज्यूरे मतलब इन लॉ, डिफेक्टो मतलब स्थिति में जो स्थितियां हैं वो वाइफ जैसी हैं के आधार पर मेंटेनेंस दे सकता है। तो अगर पार्टनर महिला को धोखा देकर छोड़ देता है तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब अगला सवाल आता है, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को प्रॉपर्टी राइट्स मिल सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या कोई अदर इनहेरिटेंस लॉ है वो लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह नहीं मानते हैं। इसका मतलब प्रॉपर्टी में महिला कोई भी दावा नहीं कर सकती है अपनी पार्टनर की प्रॉपर्टी में। इसके ऊपर कोई भी स्पेशल कानून लागू अभी नहीं है। हाँ, अगर पार्टनर्स ने ज्वाइंट में कोई प्रॉपर्टी ली है तो महिला या पुरुष प्रॉपर्टी पे दावा कर सकता है, बशर्ते नहीं। तो बेहतर ये रहेगा अगर पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के नाम कोई विल कर देता है या कुछ रिटन में लिख देता है तो लिव इन पार्टनर को संपत्ति का अधिकार मिल सकता है अपने पार्टनर की, अदरवाइज नहीं। अगर लिव इन पार्टनर छोड़कर चला जाए तो महिला क्या कर सकती है? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी डीवी एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मांग सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 125 या सेक्शन 144 बीएनएस के तहत भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। अगर उसके साथ धोखा होता है तो वो चीटिंग का केस बीएनएस सेक्शन 318 के तहत कर सकती है। और अगर इस रिलेशनशिप से कोई बच्चा है तो वो गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत चाइल्ड कस्टडी का दावा भी कर सकती है और मेंटेनेंस भी मांग सकती है। अब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों के अधिकार और उनकी कानूनी स्थिति क्या है। तो अब तक हमने लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के कानूनी अधिकारों को समझा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा जन्म लेता है तो कानून उसकी क्या स्थिति मानता है? वह लेजिटिमेट यानी वैध माना जाएगा। पर क्या उसको पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? क्या माता पिता की जिम्मेदारियां शादीशुदा जोड़ों की तरह होंगी? इन सभी सवालों का जवाब हमें इंडियन लॉ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मिलेगा। तो पहला सवाल है, क्या लिव इन रिलेशनशिप से जन्मा बच्चा वैध यानी लेजिटिमेट माना जाएगा? दोस्तों, हमने लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड अंडर इंडियन लॉ पर एक पूरी वीडियो करी है जो आप ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे देख सकते हैं। अगर इसका आंसर हमें संक्षेप में समझना है तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रेवन्ना वर्सेस मल्लिकार्जुन 2011 के केस में कहा लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को लेजिटिमेट माना जाएगा भले ही माता पिता शादीशुदा ना हो। यह फैसला आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का यह आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान रखिए, जिसके अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को भी वैलिड माना गया है, लीगल माना गया है और किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से मना किया गया है। यानी कि उनके पास वही राइट्स हैं, वही लीगल हैं जो लेजिटिमेट बच्चे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, बच्चा लेजिटिमेट है तो क्या उसे पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा? तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वो लिव इन रिलेशनशिप सीरियस नेचर का हो, माता पिता काफी समय से साथ में रह रहे हो, वो कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर कैजुअल रिलेशनशिप है तो बच्चा माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकता है। क्या लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को पिता की संपत्ति में हक मिलेगा? यह सवाल थोड़ा जटिल है दोस्तों, क्योंकि संपत्ति के अधिकार हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत अलग अलग होते हैं।
तो सबसे पहले हम हिंदू लॉ समझते हैं। हिंदू लॉ में सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से कवर होता है। उसमें कहा जाता है अगर माता पिता एक लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं तो बच्चा पिता की संपत्ति में लीगल हेयर हो सकता है। अगर माता पिता की शादी नहीं हुई है फिर भी बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। लेकिन दोस्तों बच्चा माता पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में ही हकदार होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक नहीं मांग सकता है। क्या लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे को माता पिता की गार्डियनशिप मिल सकती है? हाँ दोस्तों, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत अगर माता पिता का लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो माता को बच्चे की प्राइमरी गार्डियनशिप माना जाता है और गार्डियनशिप मिल सकती है। लेकिन अगर पिता बच्चे को अपनाना चाहता है तो वह कोर्ट में पिटीशन अप्लाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में कहा बिना शादी के जन्मे बच्चे की मां को भी गार्डियनशिप के पूरे अधिकार मिलते हैं। अब जब हमने लिव इन रिलेशनशिप के सभी कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझ लिया है तो सवाल उठता है क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप को और अधिक कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए और अधिक कानून बनने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज के समान कानूनी अधिकार मिलने चाहिए? क्या महिलाओं और बच्चों को और अधिक लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? ये आप हमें मेल करके बताएं, कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता सकते हैं। क्या समाज को लिव इन रिलेशनशिप को और अधिक स्वीकार करना चाहिए? क्या इसे मैरिज से अलग रखना सही होगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। हमने लिव इन रिलेशनशिप पे डिटेल्ड वीडियो अपनी वेबसाइट www.legalcommentary.in पर डाली है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे हमने ऑर्डर्स को भी अपलोड किया है। नमस्कार।